अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। अगले चंद रोज़ में या एक दो रोज़ में सदर आसिफ अली जरदारी एक ऑर्डिनेंस मुतवक्किल तौर पर जारी करेंगे जिसमें कमर्शियल बैंकों के ऊपर जो इजाफी 15% टैक्स आयद किया गया था उसे ख़त्म करने का फैसला किया गया। ये फैसला क्यों किया गया है? क्योंकि बैंकों को इसके हवाले से एतराज़ था। फिर गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई और अब इन कमर्शियल बैंकों के साथ एक डील तय पाई है जिसके तहत अब हुकूमत जो है वो 15% जो एडिशनल टैक्स उन्होंने बैंकों पर लगाया था वो वापस तो लिया है, लेकिन उसके बदले हुकूमत को क्या मिलेगा, तो शहबाज से पूछते हैं। क्योंकि आपने ये स्टोरी को हाईलाइट किया था, वैसे 2022 से ये टैक्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया था कि अगर एक ख़ास हद तक वो जो प्राइवेट जो लेंडर्स हैं उनको बैंक पैसे नहीं देता, उनकी फाइनेंसिंग नहीं करता और सारी सिर्फ गवर्नमेंट को ही फाइनेंस करता है, तो फिर उनको एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन जो बैंक्स थे वो नहीं देना चाहते थे और फिर हमने देखा कि कमेटीज़ बनी और बिलाखिर बैंक्स जो हैं, डू यू थिंक के अपने मकसद में कामयाब हो पाए हैं? ये जो डील हुई है, और डील जब हम कहते हैं तो कुछ लो और दो की बुनियाद पे होती है, तो गवर्नमेंट को भी फायदा हुआ है? मेरा ख्याल ये विन विन सिचुएशन है। इसमें हुकूमत पाकिस्तान के जो मफादात हैं वो भी बाय एंड लार्ज वो प्रोटेक्ट हुए हैं, 100% नहीं हुए, लेकिन फिर भी बहुत बेहतर एक डील हुकूमत के लिए इसलिए है कि जो पहले होने जा रहा था वो नहीं हुआ, और इसमें कमर्शियल बैंकों का भी फ़ायदा है। और तीसरी जो पार्टी जिसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा वो वजारत ख़जाना होगी। वजारत ख़जाना अब जितना कर्ज लेना चाहे, अगर 100% वो बैंक की जो बैलेंस शीट है वो उसका अगर उसके बराबर कर्ज ले तो उस बैंक के ऊपर कोई पेनल्टी नहीं होगी और वजारत ख़जाना के जो वारे और नियारे हो जाएंगे। इसमें लोगों को ज़्यादातर इस इशू का पता है, हमने काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर रिपोर्ट किया। बुनियादी तौर पर यह था कि अगर जो बैंक्स जो लैंडिंग करते हैं प्राइवेट सेक्टर को और गवर्नमेंट को, अगर वो हुकूमत को जो कर्ज देते हैं एक हद से बढ़ जाता है तो उनके ऊपर 10 से 15% इजाफी टैक्स लगेगा सिर्फ उस अमाउंट के ऊपर जो गवर्नमेंट को वो लैंड करते हैं। बैंक का जो इस वक्त रेट है वो 39% है, उसके ऊपर 10% उनके ऊपर सुपर टैक्स लगता है, तो ये 49% हो गया, और उसके ऊपर ये फिर 10 से 15% टैक्स था। इफेक्टिवली कोई उनका 59% जो टैक्स रेट था वो कमर्शियल बैंकों का था, जो अभी भी है। कल वफाकी काबीना का इजलास हुआ, उसमें वफाकी काबीना ने एक सदारती ऑर्डिनेंस जारी करने की मंजूरी दी है, और ये बड़ा ही एक स्पेसिफिक ऑर्डिनेंस है, सिर्फ बैंकों से रिलेटेड है। और इस ऑर्डिनेंस के और काबीना की मंजूरी से पहले दो डेवलपमेंट्स हुई थी, बल्कि ये हिस्ट्री स्टार्ट होती है जून 2024 को, और किसका क्रेडिट बनता है किसका नहीं बनता उस पर बाद में आएंगे। लेकिन अभी जो हुआ उसमें दो डेवलपमेंट्स हुई। पहले वज़ीर आज़म ने, चूंकि एक बहुत ज़्यादा प्रेशर था बैंकों की तरफ से कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, आप ये टैक्स खत्म करें, तो वज़ीर आज़म ने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सागदार साहब की सरबराही में कमेटी बना दी। वो कमेटी जो है वो एक नतीजे पे पहुंची और फिर उनकी एक नेगोशिएशन हुई पाकिस्तान बैंक्स एसोसिएशन के साथ, जो लॉबियस्ट है पाकिस्तानी बैंकों के, उनके साथ जब मुज़ाकरात हुए तो फिर एक डील हुई। और डील का जो नाज़रीन जो बुनियादी उसके दो बड़े कंपोनेंट्स हैं। नंबर वन, जो 10 से 15% इजाफी टैक्स है वो ख़त्म कर दिया गया, उसकी मंजूरी दे दी वफाकी काबीना ने। ऑर्डिनेंस आ जाएगा एक दो रोज में, और 31 दिसंबर से पहले ऑर्डिनेंस आएगा। इसके बदले में जो इस वक्त बैंक का जो एक बेस इनकम टैक्स का रेट, स्टैंडर्ड रेट 39% था, वो अभी फौरी तौर पर हो जाएगा 44%, 5% उसमें इजाफा। अगले माली साल, उनका जो साल है टैक्स ईयर बैंकों का, उसके लिए ये रेट फिर कम होकर 43% हो जाएगा, और इवेंचुअली ये 42% पे सेटल होगा टैक्स ईयर 2027 से। अब अगर ओवरऑल इस सारी सूरत हाल को देखा जाए, क्योंकि बैंक्स जो थे वो वायलेशन में थे, एक जो तोला एसोसिएट्स की जो एक वर्किंग थी उसके मुताबिक पाकिस्तान में जो 27 बैंक्स काम कर रही हैं इस वक्त, उसमें से कम 13 बैंकों के ऊपर ये 15% इजाफी टैक्स लागू हो रहा था। तो इस डील के बाद जो कंप्लाइंट और नॉन कंप्लाइंट बैंक का तो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब सबका जो रेट है वो 39% से बढ़कर 44% पर चला गया इस साल के लिए, जो इफेक्टिवली अब उनका जो रेट बन जाता है वो तकरीबन 54% बनता है, क्योंकि 10% सुपर टैक्स भी है। तो बैंकों का भी फायदा हो गया, हुकूमत का भी फायदा हो गया। जब ये 39 से 44% रेट होगा तो हुकूमत को एस्टिमेटेड कोई 65 बिलियन रुपीस इजाफी मिलेंगे, लेकिन उधर से उनको वही जो रेवेन्यू था वो खत्म हो रहा था अगर वो एडीआर टैक्स वैसे ही खत्म कर देते। मैं यहां तक 3 जो करैक्टर्स हैं उनका जिक्र करना चाहूंगा जिनका इसमें पॉजिटिव किरदार रहा है सारी इशू के अंदर।
हुकूमत की ये पहली कोशिश ये थी कि जून 2024 में खामोशी के साथ जब फाइनेंस बिल पेश हुआ 12 जून को, उसके 2 हफ्ते बाद 26 जून को जो फाइनेंस एक्ट पास होना था उससे 2 दिन पहले कानून के अंदर एक इन्होंने तरमीम की। ये खामोशी से टैक्स खत्म करने जा रहे थे। हमारे सोर्सेज ने हमें बताया, हमने इसके ऊपर खबर की। जब हमने इसके ऊपर खबर की तो इसाक डार साहब जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं वो मामला ले गए प्राइम मिनिस्टर के पास। मामला प्राइम मिनिस्टर के सामने हाईलाइट हुआ और उसके बाद कामरान इसमें ये डेवलपमेंट हुई कि प्राइम मिनिस्टर ने इनको रोक दिया। तो ये है उसका पहला पार्ट। तो इन अदर वर्ड्स आपकी और इसाक डार साहब की कोट एंड कोट मिली भगत है कि आपने इन बैंकों को क्या कहते हैं कि वो 15% जो इजाफी टैक्स खामोशी के साथ खत्म हो रहा था तो वो आपने प्रीएम्प्ट कर लिया। देखिए, आप अगर इस मिली भगत की वजह से कौम का 65 अरब रुपया बच गया है तो फिर आप इसको मिली भगत कह सकते हैं, लेकिन कहानी यहाँ पे खत्म नहीं हुई। जून में जब वज़ीर आज़म साहब ने इनको बुलाया, जो मेरी इतला है वजारत खजाना के लोगों को और FBI के लोगों को, ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई चीज़ नहीं हो रही। फिर उसी दिन एक दोबारा मुलाकात होती है, उसमें वज़ीर आज़म के सामने एक ड्राफ्ट पेश किया जाता है कि ये ड्राफ्ट जो है ये कल कौमी असम्बली में पेश किया जा रहा था अप्रूवल के लिए। फिर वज़ीर आज़म ने यह हदायत दी कि इसको रोका जाए, अगर इसकी मंजूरी हुई तो 2 लोग जो है अपने ओहदों पे नहीं रहेंगे। वो मामला रुक गया। जब ये मामला रुक गया तो मेरे ऊपर भी बड़ा क्रिटिसिज्म आया, जी देखिए जी बैंकों ने हमें एडवांस टैक्स देना था, आपकी वजह से वो टैक्स हमें नहीं मिला, और जब आपके से टैक्स नहीं मिला तो बड़ा नुकसान हो गया, टैक्स शॉर्टफॉल आ गया। फिर ये 2 माह के लिए खामोशी होगी। उसके बाद सितंबर अक्टूबर में फिर एक मूव शुरू हुई। फिर ये मूव शुरू हुई कि किसी तरीके से इस टैक्स को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि मेजॉरिटी जो बैंक्स थी वो इसकी वायलेशन में जा रही थी, उनके ऊपर ये लॉ जो है वो एप्लीकेबल हो रहा था 15% वाला। फिर प्राइम मिनिस्टर ने कमेटी बनाई। तो अब मैं बता देता हूं कि किन 3 लोगों का इसमें किरदार बनता है। सबसे बड़ा किरदार जो बनता है वो एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप का बनता है। हमने एक्सप्रेस ट्रिब्यून में इसके ऊपर खबर की, हमने अपने प्रोग्राम द रिव्यू में इसका जिक्र किया, बारहा जिक्र किया। मुझे प्राइवेटली बड़ी कॉल्स आती रही कि आप, और कोई ऐसी कोई थ्रेटनिंग कॉल नहीं थी कि जी देखें हमारा ये मौक़िफ़ है, बैंकों के साथ ज्यादती हो रही है। उनका अपनी जगह पे पॉइंट ऑफ व्यू ठीक था। हमारा ये ख्याल था कि अगर कमर्शियल बैंक जो 2000 अरब रुपए का बिजनेस करते हैं उसमें से अगर वो टैक्स 100-150 अरब रुपया इजाफी दे देंगे उनको फर्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान का जो तनख्वाहदार तबका है जिसके ऊपर मैक्सिमम रेट 39% है, बिजनेस इंडिविजुअल के ऊपर मैक्सिमम रेट 50% हो गया है। अच्छा, उसके बारे में क्या ख्याल है, तो किसी के पास कोई जवाब नहीं होता था। बहरहाल जी एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप का इसमें यह किरदार रहा। हमने इसके ऊपर स्टोरीज की, किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं लिया। दूसरा फिर जो इसको बिल्ड किया इस प्रेशर को अशफाक तोला साहब ने किया, तोला एसोसिएट की। उन्होंने बैंक्स की बैलेंस शीट्स के ऊपर जाके वर्किंग की। उन्होंने कहा अगर 2023 के नंबर्स को आप ले लें तो उसकी बेस के ऊपर 2023 की बेस के ऊपर उन्होंने 2024 की प्रोजेक्शन की, ये जो साल चल रहा था, उन्होंने अगर इसकी बेस पे ले लें तो कम से कम 197 अरब रुपया बैंकों को इजाफी टैक्स देना पड़ेगा इस 15% की मद में। फिर हुआ ये, जब उनकी सेकंड मूव भी बैंकों की फ्लॉप हो गई, कामयाब नहीं हुई, फिर बैंकों ने नेगेटिव रेट्स के ऊपर, जो कराची इंटर बैंक ऑफर्ड रेट होता है काइबोर से भी नेगेटिव रेट्स के ऊपर जबरदस्ती इन्होंने लेंडिंग की, और लेंडिंग इन्होंने करवाई। इन्होंने टोपी भी घुमाने की कोशिश की कि किसी तरीके से ये टैक्स बचा लें। बहुत सारी बैंक इसमें फिर कामयाब होगी, तो इनकी जो रेशियोज थी वो बेहतर हुई। फिर एस्टिमेट आया क्योंकि 90 अरब रुपए के करीब टैक्स बनता है, फिर आया कोई 85 अरब रुपए, 70 अरब रुपए। फाइनली जो तीसरी शख्सियत है जिनका ये किरदार बनता है, इसाक डार साहब का बनता है। अगर इसाक डार साहब इस कमेटी के सरबराह ना होते, कोई और ये सरबराह होता, तो फिर ये जो 39% है ये 44% ना होता, ये 43% भी ना होता, ये 42% भी ना होता। जिस तरीके से खामोशी से ये इन्होंने सेटलमेंट करने की कोशिश की थी जून में, और हमने पकड़ लिया उसको, और एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप ने उसको प्रॉपर्ली हाईलाइट किया, वो अगर वही ये चीज दोबारा भी होने की कोशिश हो रही थी। अक्टूबर में फिर अटेम्प्ट हुई, फिर नाकाम हुई। अच्छा, चूंकि प्रेशर कॉन्स्टेंटली था, हम इसको मॉनिटर कर रहे थे। फाइनली अब ये हो गया है कि कम से कम एक विन विन सिचुएशन है। बैंकों का टैक्स खत्म हो गया है, उनका जो बेस रेट है इस साल के लिए 44% हो गया, फॉर फ्यूचर टाइम्स वो 42% पे सेटल हो गया। तो 3 मेरा ख्याल जो है लोगों को इसके ऊपर अप्रिसिएशन। बिल्कुल, आई थिंक इसमें जो विन विन की तो आप बात कर रहे हैं, उसमें मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान जो हुकूमत है या हमारा जो नेशनल एक्सचेकर है उसको इसलिए ज़्यादा फायदा होगा क्योंकि डोंट फॉरगेट कि जब ज़ाहिर बैंक्स ये लैंड कर रहे थे तो हमारे यहाँ इंटरेस्ट रेट भी जो है वो आसमान से बातें कर रहे थे, और उस वक्त जब 22-23% इंटरेस्ट रेट हो तो कौन
इंडस्ट्री लगाएगा, कौन फैक्ट्री लगाने के लिए बैंक के पास पैसे लेने जाएगा। अब बतदरीज इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहे हैं, तो शायद आइंदा जब ये और इंटरेस्ट रेट नीचे जाएंगे तो नेचुरली अगर बैंक लैंड ना भी करना चाहें तो वैसे भी जो लोग नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं या अपने पुराने कारोबार को रिवाइव करना चाहते हैं वो बैंकों की तरफ जाते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट उनको लगता है कि फीजिबल हैं। तो उस लिहाज से आई थिंक गवर्नमेंट ने यहाँ पर, और आप इसहाक डार साहब को क्रेडिट दे रहे हैं कि बेहतर निगोशिएट कर रहा है कि पहले उनको अगर 39% दे रहे थे अब वो 44% पे ले गए हैं, तो इन द लॉन्ग रन भी आई थिंक उसमें अगर आप देखें तो फायदा ही होगा गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट का फायदा होगा, लेकिन इसमें एक जो इसका डाउन साइड रिस्क भी है। पहले एक बैंकों के ऊपर भी एक तलवार लटकी हुई होती थी कि जी बहुत ज्यादा लैंडिंग की तो हमारे पर 15% पर रेट पड़ जाएगा। जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो हमेशा से ही एक डेस्परेट बारोअर रही है और आइंदा भी रहेगी। उस तरीके से अखराजात के ऊपर कंट्रोल उनका नहीं है। तो अब वजारत खजाना को खुली छुट्टी मिल गई है कि जितना मर्जी कर्जा लें, और बैंकों को भी खुली छुट्टी मिल गई है कि जितना मर्जी कर्जा दें, इजाफी टैक्स नहीं। ये एक इशू है। वज़ीर ममलिकत जो है फाइनेंस के अली परवेज मलिक, वो इस कमेटी के मेंबर भी थे। तो कल मैंने जब उनसे बात की स्टोरी करने से पहले, उन्होंने कहा जी देखें बात यह है कि ये एक रीजनेबल डील है। उन्होंने कहा जी हम डायरेक्टेड लैंडिंग नहीं करवाना चाह रहे बैंकों से प्राइवेट सेक्टर को। हम चाहते हैं कि जब ओवरऑल महंगाई की शरह भी कम हो रही है, जिसकी वजह से आपका इन्फ्लेशन, वो आपका इंटरेस्ट रेट भी नीचे आ जाएगा, बाकी चीजें भी इंप्रूव होंगी, तो बैंक्स खुद लैंडिंग करेंगे उसको प्राइवेट सेक्टर को। अगर हम फोर्स करेंगे उनको लैंडिंग करने की तो ये कोई इतना अच्छा पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट नहीं है। हैविंग सेड दैट, देखिए लेजिस्लेशन अच्छी थी या बुरी थी वो तो अब बात की बात। ऑन द फेस ऑफ इट ये कोई इतनी कामयाब कोई अच्छी लेजिस्लेशन नहीं होती जहां पे आप किसी को फोर्स करेंगे ये काम करो, वो फिर भी नहीं करते। वो गवर्नमेंट पे प्रेशर डालते हैं जी ठीक है आप हमारे टैक्स माफ करें। और उन्होंने ये सस्पेंड भी करवाया 2023 में, बैंक्स ने इसकी पेमेंट नहीं की और हुकूमत ने नोटिफिकेशन के जरिए इसको सस्पेंड कर दिया। और जो नोटिफिकेशन के जरिए इसको सस्पेंड किया गया था उसको ये जो ऑर्डिनेंस आएगा उसमें लीगल कवर अब हुकूमत देने जा रही है। तो अगर यही बात है तो फिर एग्रीकल्चर के ऊपर भी जो है इस तरीके से डायरेक्टेड लैंडिंग तो नहीं होनी चाहिए ना। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है वो कमर्शियल बैंक को कहता है कि आप ज़रूरी कर्जे भी दें, फिर आप उनको भी मत कहें। फिर इसी तरीके से जो आपकी माइक्रो फाइनेंसिंग होती है उसके ऊपर भी स्टेट बैंक डायरेक्ट करता है, फिर वो भी आप ना करें। लेकिन मेरा इसके ऊपर जो एक ही गिला होता है जो हम सबका है कि आपको ये तो नजर आ गया कि बैंकों के साथ ज्यादती हो रही है हुकूमत पाकिस्तान को, वज़ीर शहबाज शरीफ को। किसी को आज तक ये नजर नहीं आ रहा कि सैलरीड क्लास के साथ क्या हो रहा है। क्या सैलरीड क्लास की बात इसलिए नहीं सुनी जा रही कि उनके पास एक पावरफुल लॉबी लाइक पाकिस्तान बैंक्स एसोसिएशन नहीं है? क्या सैलरीड क्लास की बात इसलिए नहीं सुनी जा रही कि उनके पास एक पावरफुल लॉबी लाइक ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन नहीं है? क्या सैलरीज क्लास की बात इसलिए नहीं सुनी जा रही कि उनके पास पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन जैसी एक पावरफुल लॉबी नहीं है? तो ये तो वो लॉबीज हैं जो जो उनके राइट्स होते हैं, जहां पे वो समझ से ज्यादती हो रही है वो गवर्नमेंट से आके बात कर लेते। सैलरीड क्लास की बात क्यों नहीं सुनी जा रही? और पाकिस्तान कामरान वो मुल्क है, जब ये कहते हैं ना कि बैंक्स के ऊपर जो टैक्स था वो एक ज्यादती थी, बैड लेजिस्लेशन थी, पाकिस्तान शायद दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहां पे जो मैक्सिमम इनकम टैक्स रेट 35% है सैलरीड क्लास का, उसके ऊपर 10% जुर्माना है, सरचार्ज लगाया हुआ है, तो मिला के 39% बनता है रफली ये। तो इनको ये नहीं पता कि इनकम टैक्स देने पे अप्रिशिएट किया जाता, जुर्माना नहीं डाला जाता। तो जिसकी लॉबी होती है वो अपना काम निकाल लेता है, जिसकी लॉबी नहीं होती वो हमारी तरह टैक्स पे करता है। टेक्निकली जो तनख्वाहदार तबका हो या आप कह सकते हैं कि जो मिनरलाइज्ड तबका होता है सोसाइटी में, उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो हमारे पार्लियामेंट में जो हमारे मुअज़्ज़ज़ अरकान बैठे हैं उनको नुमाइंदगी करनी चाहिए, क्योंकि वो अवाम के जो मफादात हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ उनको करना चाहिए। लेकिन अगेन हमारा शायद निज़ाम ऐसा है कि पार्लियामेंट में जो बैठे लोग हैं या तो उनकी कुछ सुनवाई नहीं है अगर वो बात उठाते भी हैं, या अगर सुनवाई है भी तो वो जो अवाम के इश्यूज़ हैं या अवाम के मफादात हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के बजाय जो अपने ज़ाती मफादात हैं उनके लिए वो ज़्यादा काम करते हैं। यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे इसी हफ्ते जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, चेयरमैन FBR हैं, बाकी जो हुकूमत की अहम जो इकनॉमिक टीम के मेंबर्स हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम जो इश्यूज़ हैं उसके ऊपर डिस्कस किया, खास करके जो एक्सपेक्टेड रेवेन्यू में शॉर्टफॉल है उसको मीट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करने जा रही है, IMF के प्रोग्राम का क्या मुस्तकबिल है, इसके हवाले से तमाम जो इश्यूज़ हैं वो डिस्कस करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। इस हफ्ते हुकूमत की तरफ से एक बड़ा दावा सामने आया, क्योंकि ब्रेक से पहले भी हम टैक्सों की बात कर रहे थे। FBR के चेयरमैन ने यह दावा किया कि जो पाकिस्तान में 27 लाख ऐसे इंडिविजुअल हैं जिनके ज़िम्मे 1600 अरब रुपए
टैक्स बनता है लेकिन वो टैक्स देते नहीं हैं। क्या ये दावा हकीकत के करीब है, दुरुस्त है? शहबाज, इस पर आपकी क्या राय है? क्योंकि बहुत बड़ा दावा है, क्योंकि पाकिस्तान की आबादी आपको 25 करोड़ है अगर नियरली, और उसमें से अगर 27 लाख FBR के चेयरमैन का कहना है कि ऐसे अफराद हैं जिन पर कम से कम 1600 अरब रुपए टैक्स बनता है लेकिन वो टैक्स देते नहीं। कामरान, ये उसी बेस के ऊपर दावा किया गया है जो इससे पहले होता था कि बहुत सारे हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स हैं पाकिस्तान में जिनका लाइफस्टाइल ऐसा है कि उनको एक खास हद तक टैक्स देना चाहिए, लेकिन उससे वो या तो बिल्कुल टैक्स नहीं देते, अपने गोशवारे भी फाइल नहीं करते, या वो जो है कि टैक्स बहुत ही मामूली देते हैं। इन्होंने एक एक्सरसाइज रन की, इनके ख्याल में जो एक डाटा इन्होंने रन किया FBR के अंदर प्रोसेस में, कि तकरीबन 33 लाख पाकिस्तान के वो लोग हैं जिनका जो पाकिस्तान की वो जो आबादी जिसके ऊपर टैक्स लगना चाहिए उसका ये 5% बनते हैं। क्योंकि ये जो टॉप 5% अर्नर्स है ना पाकिस्तान के, इनके ऊपर तकरीबन जो असल जो टैक्स का जो पोटेंशियल है वो यहाँ पे है, बाकी 95% का कोई पोटेंशियल नहीं है। अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा मजबूर करेंगे तो वो जंक रिटर्न फाइल कर देंगे, रिटर्न फाइल कर दिया और बाद में टैक्स उन्होंने उस तरीके से पे नहीं किया। तो इन्होंने जो क्राइटेरिया था इन लोगों को आइडेंटिफाई करने का, और उस 33 लाख में से भी तकरीबन 6 लाख वो अफराद हैं जो ऑलरेडी टैक्स पे कर रहे हैं और उन्होंने 619 अरब रुपए का टैक्स पे किया है, 6 लाख अफराद ने। बाकी जो 27 लाख है उसका वो कह रहे हैं कि 1600 अरब रुपया उनका पोटेंशियल बनता है। और उस जो 27 लाख उसमें भी उन्होंने जो क्रीम है 27 लाख की भी क्रीम 1,86,000 अफराद उन्होंने आइडेंटिफाई किया। और किस बेस पे किए कि इनमें से इन अफराद का उनके जो बैंक में अपने पैसे रखे उस पर जो मुनाफा आ रहा है साल का वो तकरीबन उनका 13 लाख रुपया आ रहा है कम से कम। फिर दूसरा उनका जो उनके पास 3 या उससे ज्यादा गाड़ियां हैं जिसकी टोटल वैल्यू 1 करोड़ रुपए से ज्यादा होनी चाहिए। तीसरा क्राइटेरिया ये था कि उन्होंने तकरीबन 1 करोड़ 60 लाख की वैल्यू की कम से कम 2 प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन की हैं, या ये कि उन्होंने अपना जो कैश विड्रॉल है वो 35 लाख रुपया सालाना जो है वो उन्होंने किया, या वो उनके जो बैंक अकाउंट्स हैं वो 1 से ज्यादा है। तो फिर अगला क्राइटेरिया ये था कि उन्होंने अपने अकाउंट में कम से कम 2 करोड़ 80 लाख रुपया डिपॉजिट करवाया हो किसी एक साल में, और क्रेडिट कार्ड उनका। ये इस क्राइटेरिया के ऊपर इन्होंने 1,86,000 अफराद को आइडेंटिफाई किया। यहाँ पर मेरा सवाल ये है कि चलें, ये बड़ा अच्छा एक उन्होंने क्लियरली एक कुछ बेंचमार्क है कि इसकी बेस के ऊपर वो ये कह रहे हैं। अगर FBR के पास ये मालूमात हैं तो आप किसी को इंडिविजुअल को भी ले लें कि जिसके पास 3 गाड़ियां हैं, साल में 2-2.5-3 करोड़ की उसने ट्रांजैक्शन की है, प्रॉपर्टी भी खरीदी है, 13 लाख रुपए उसमें बैंक में जो पैसे रखे हैं मुनाफा कमा रहा है, तो क्या ये इतना मुश्किल काम है उनको एक नोटिस भेजें, कहें कि आप ये इसको जस्टिफाई करें आपकी इनकम और इसको आप करें इसको? देखिए वो जब इनसे ये बात होती है, और ये बात हुई इसी हफ्ते हुई सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ऑफ फाइनेंस की मीटिंग में हुई कि जी आप जाए उनसे ले लें, उनके जी मेरे पास बंदे नहीं है, चेयरमैन FBR का नोटिस देने के लिए बंदे नहीं है, रिकवरी के लिए बंदे नहीं है, उनके पीछे जाने के लिए बंदे नहीं है, मैं नहीं कर सकता। उसका हल हुकूमत ने यह निकाला है कि जब आप कोई भी प्रॉपर्टी को गाड़ी खरीदने जाएंगे और जो अपने असासों में जितनी भी वैल्यू डिक्लेयर की होगी उसकी वैल्यू के आप सिर्फ 30% ऊपर कोई चीज खरीद सकते हैं। इसका हमने पिछले प्रोग्राम में भी जिक्र किया है कि आपके असासे में वैल्यू है 100 रुपया, ये ग्लास 135 रुपए का आप नहीं खरीद सकते। अगर ये ग्लास 130 रुपए का तो आप ये खरीद सकते हैं। तो ये गलत है, ये इंतहाई गलत है, ये फॉल्टी अजम्पशंस है। कैसे हैं? आप जर्नलिस्ट हो, आपका भाई एक मुल्क से बाहर है और वो आपको हर साल रेमिटेंस भेजता है, हर महीने भेजता है, तो रेमिटेंस के ऊपर तो कोई टैक्स नहीं है, तो आप मेरे से कैसे डिमांड कर सकते हैं तुम्हारा लाइफस्टाइल इतना ज्यादा और तुम्हें ये टैक्स पे करना है? आपकी एग्रीकल्चर इनकम है जिसपे मैक्सिमम टैक्स 15% है, वो भी लोग नहीं देते, आप मेरे से कैसे फेडरल इनकम टैक्स डिमांड कर सकते हो? अगर मेरी एग्रीकल्चर इनकम है तो इनके पास वो उस तरह के फिल्टर। ये बेसिकली एक कलेक्टिव पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट है कि एक बंदा अगर अपना जो कानून के मुताबिक गोशवारा भर भी रहा है लेकिन क्योंकि FBR के पास मैन पावर नहीं है, उनके पास कैपेसिटी नहीं है, तो उन्होंने ये हल निकाला है कि जी आप बंद कर दो, सब कुछ मुल्क बंद कर, सारों को आप वो पनिशमेंट बंद कर दो। ये हुआ कि ये दावा जो कर रहे हैं तो ये तो फिर सिर्फ दावा ही है ना। अगर उनके पास मीन्स नहीं है वो टैक्स रिकवर करने का, 1600 अरब रुपए रिकवर करने का, कि सिर्फ आप कह रहे हैं कि बात तो आपने कर दी है लेकिन इसका मतलब है कि आप हेल्पलेस हैं, तो फिर तो ये दावा ही हुआ ना, कोई इसकी रियलिटी। अच्छा, इसके एक प्रैक्टिकल इसका टेस्ट भी ले लेते हैं। और FBR के अपने नंबर्स जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने परसों शेयर किया नाज़रीन, 1,86,000 जो अफराद थे उसमें तकरीबन 1,69,390 लोगों को FBR ने टैक्स नोटिस दिए, और जो 1,69,000 से ऊपर लोग हैं और 1,86,000 के दरमियान, उनके बारे में इनके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है, जिसको ये कह रहे हैं हमारे टॉप अर्नर्स है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, नोटिस नहीं उनको दे सके। अच्छा, जो 1,70,000 रफली जो नोटिस गए
उसमें से 38,000 अफराद ने अपने गोशवारे जमा करवा दिए कंप्लायंस शो की, जो कि कंप्लायंस रेट बनता है रफली कोई 22%। इससे बढ़कर जो असल बात है जिससे सवाल पैदा हो जाता है कि ये 16 अरब रुपए का नंबर ठीक नहीं है। जो ये 38,000 अफराद ने गोशवारे जमा करवाए, आपको पता है उन्होंने टैक्स कितना दिया, जो एफबीआर ने खुद बताया, वजीर खजाना ने खुद बताया और बड़ी कामयाबी के तौर पर बताया, 37 करोड़ 76 लाख 20 हजार रुपए, जो कि फीकस बनता है 9,920 रुपए। तो अगर 9,920 रुपए 38,000 अफराद ने, तो फिर ये जो बाकी 27 लाख है उससे आप कैसे ले लेंगे 1600 अरब। बहरहाल नंबर ये बड़े फिल्मसी है, मैं इन पे बिलीव नहीं करता, मेरे ख्याल नंबर ठीक है। एक और जो इशू है वो आ जाते सारे जितना भी कर लें आपकी टैक्स कलेक्शन टारगेट्स वो पूरे नहीं हो रहे। तो इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब हमने फाइनेंस मिनिस्टर से ये सवाल पूछा कि जी आप अब आपकी जो एक मैसिव रेवेन्यू शॉर्टफॉल आ रहा है, तो आपके पास क्या चॉइस है और आप इसके बारे में क्या कहेंगे, जरा ये सुनते उन्होंने क्या जवाब दिया। हमने इकट्ठा करना है आगे कुछ 6 माह और 5 माह का आपका जो परफॉर्मेंस रिव्यू है और दिसंबर के जो ओवरऑल आपको तकरीबन 1715 अरब से दिसंबर में करना है। और अगर 1% का डिस्काउंट आप ले लें 1715 में वो शाम का शॉप है, 1% का डिस्काउंट आएगा मैंने दिया हुआ है, वो भी ले लें तो 16.5 करोड़ अरब रुपये आप इसमें दिसंबर में करें, जो कि लग रहा है कि नहीं होगा। तो आप क्या समझते हैं अगर नहीं होगा तो मिनी बजट बन जाएंगे या आप टारगेट फाइनल से कम करवाने की कोशिश करेंगे? जब मिशन आएगा, एज आई सेड कि हम गुड फेथ में जो कुछ हमारे से हो सकता है इन टर्म्स ऑफ वाइडनिंग, ब्रॉडनिंग, डीपनिंग, वी आर डूइंग एवरीथिंग पॉसिबल टू गेट टू द टारगेट। वो जब मिशन आएगा हम उनके साथ इंशाल्लाह गुड फेथ में डिस्कशन करेंगे। जी नाज़रीन, आपने सुना कि फाइनेंस मिनिस्टर ने कोई इसके ऊपर कैटेगोरिकल रिप्लाई नहीं दिया कि वो मिनी बजट लेके आएंगे। मिनी बजट तो कहना उसको अब शायद मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि जितना रेवेन्यू शॉर्टफॉल आ रहा है वो मिनी बजट एक पूरा एक नया बजट ही आएगा अगर बजट आता है, या फिर हुकूमत जो टैक्स टारगेट को कम करने के लिए IMF से नेगोशिएट करेगी। तो कामरान एक बड़ी ही एक डेलिकेट एक सिचुएशन बनती जा रही है, जहां पे जून में जब हमने वज़ीर ख़ज़ाना यही वाला सवाल किया था तो वो बड़े एग्रेसिव हो गए थे। उस वक्त उनको अंदाजा नहीं था कि हम क्या बात कर रहे हैं और वो क्या कह रहे हैं। हमें पता था कि टैक्स टारगेट जो 13,000 अरब का ये ठीक नहीं है, और दिसंबर में जब पहुंचे उनको जी अब हम देखेंगे बात करेंगे, तो अगर ग्राउंड रियलिटीज को पहले एक्सेप्ट कर लिया जाए तो फिर गलत अहदाफ सेट नहीं होते और फिर मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता। ये साल भी खत्म होने वाला है और ये महीना भी, तो देखते हैं कि जो 6 माह का जो फाइनेंशियल ईयर है क्या FBR अपना जो हदफ है वो पूरा करने में कामयाब होती है या नहीं होती, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद तस्करा करेंगे वर्ल्ड बैंक के एक कर्जे का जिसको हुकूमत पाकिस्तान ने अब ना लेने का फैसला किया है। जी ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला किया है कि एक 30 करोड़ डॉलर का उन्होंने वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेना था, लेकिन वो कर्जा ना लेने का उन्होंने फैसला किया। कर्जा शहबाज लेना था हुकूमत पाकिस्तान ने एक सोलर प्रोजेक्ट लगाने के लिए। वैसे तो कर्जे अच्छे नहीं होते, हम वो बात करते हैं खास करके अगर आप बजट सपोर्ट के लिए कर रहे हो, लेकिन हर कर्जा बुरा नहीं होता। अगर एक ऐसा कर्जा जिसकी वजह से कोई ऐसा मंसूबा लगे जो आपकी मईशत में, जो आपकी एनर्जी में एक पॉजिटिव उसकी एक आउटकम हो, तो क्या ये जो गवर्नमेंट का फैसला है 30 करोड़ डॉलर का कर्जा ना लेना वर्ल्ड बैंक से, ये एक अच्छा फैसला है? ये इंतहाई गलत फैसला है। दो इसकी पीछे फंडामेंटल रीजन जिसकी वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि गलत है। एक तो ये कि पाकिस्तान के इस वक्त जो एनर्जी फ्यूल मिक्स है वो ऐसा है कि जो एक्सपेंसिव पावर प्लांट्स हैं जैसे थर्मल बेस्ड पावर प्लांट्स, उससे बिजली पैदा होती है और आपकी जो बेस प्राइस है बगैर किसी टैक्स के, बगैर किसी क्रॉस सब्सिडी के, वो तकरीबन 35 रुपए पे चलेगी। उसमें आइडियल कैपेसिटी पेमेंट भी शामिल है, ऑल दो एनर्जी प्राइस उसमें तकरीबन 11 रुपए है। तो एक तो ये चीज़, दूसरा ये कि हुकूमत के अपने अहदाफ हैं कि जो एक क्लाइमेट चेंज एक इशू बनता जा रहा है पाकिस्तान में, स्मोक का मसला है, पोल्यूशन का मसला है, तो उसकी वजह से जो क्लीन एनर्जी है उसको नेशनल ग्रिड में शामिल करने का इनका एक प्लान है। और 2030 के अहदाफ भी तय हुए। हमने गैर मुल्की कर्जे भी लेने हैं, इसके लिए IMF से भी कोई 1 से 1.5 अरब डॉलर का एक नया प्रोग्राम भी नेगोशिएट हो रहा है इसी हवाले से। इस केस में ये पिछले कुछ 4 साल से एक प्रोजेक्ट फाइनल हो रहा था विद द हेल्प ऑफ द वर्ल्ड बैंक। बेसिकली मंसूबा यह है कि पाकिस्तान की जो 2 डैम्स हैं, तरबेला डैम और गाजी, दूसरा आपका जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है गाजी ब्रोथा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, तो उसकी जो सरफेस है, पानी की जो सतह है, उसके ऊपर एक फ्लोटिंग
सोलर पैनल लगाने थे, जिसकी प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट जो थी वो तकरीबन $300 मिलियन थी। उसमें इसका जो सिविल वर्क से रिलेटेड काम था वो कोई $238 मिलियन के करीब था। और अगर ये प्रोजेक्ट लग जाता तो इससे जो बिजली पैदा होती वो तकरीबन 3 सेंट पर यूनिट होती, या रफली को 8 रुपए फी यूनिट से भी सस्ती होती। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने एक बड़ा ही सरप्राइजिंग डिसीजन लिया है, और ये पावर डिवीजन का डिसीजन है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने वर्ल्ड बैंक को भी बता दिया है और इकोनॉमिक अफेयर्स की मिनिस्ट्री को भी, जो डील करती है विद द वर्ल्ड बैंक एज अ विंडो, उनको कहा कि हम ये रिकमेंड नहीं कर रहे कि आप ये $300 मिलियन का कर्ज लें। और उसकी उन्होंने वजह ये बताई है कि जो इनका एक ओवरऑल एक सेंट्रल प्लानिंग होती है, इनका एक फ्रेमवर्क बना हुआ है, ये भी वर्ल्ड बैंक ने बनवाया था, इंडिकेटिव जनरेशन कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान, उनका जी उसमें ये फिट नहीं आ रहा। अब बड़ी ही एक सरप्राइजिंग एक चीज है कि IGSEP जो है उसमें ऐसा मंसूबा जो सस्ता है और जिसकी जो रिकवरी है, लोन भी अगर आप लेते हैं 5 साल की पीरियड में उसकी फुल रिकवरी है, उसके बाद सालाना $72 मिलियन उसकी सेविंग है अगर आप थर्मल को उसको ईज आउट करते हो, और इसके बावजूद उसमें कहते हैं फिट नहीं आता। कहा यह जाता है कि ये जो IGSEP है इसके पीछे जो वर्किंग जो इनकी एक प्लान उन्होंने बनाया हुआ, उसमें इंडिकेटर्स रखे होंगे, ये मंसूबा इसमें आ सकता है, इसमें ये नहीं आ सकता, ये फेवर करता है, ये बायस्ड है इन फेवर ऑफ थर्मल जनरेशन। तो एक बड़ा ही एक डीप रूटेड व्यू है पाकिस्तान में कि जो इंपोर्टेड एक फॉसिल फ्यूल लॉबी है वो इस तरह की जो है इस तरह की जो चीजें तो उसके पीछे होती है। बहरहाल इसमें अभी इन्होंने उसको मुस्तरद कर दिया इसको लगाने से। अब इसका नुकसान क्या हुआ कामरान, अगर ये मंसूबा लग जाता और ये कर्ज भी ले लेते तो इसकी रीपेमेंट 5 साल में हो जाती, और इससे जो बिजली पैदा होती वो इतनी सस्ती होती कि अगर आप वो जो फ्यूल से, दूसरे फॉसिल फ्यूल से, कोयले से या किसी और से जो आपके पावर प्लांट्स चल रहे हैं उनको आइडल बंद रख कर भी उनको पेमेंट करते तो भी ये सस्ता पड़ता। इसके बारे में ये कायदा, ये दस्तावेजात में लिखा हुआ, उसके बावजूद मैं हैरान था, हुकूमत को सब कुछ पता है, उसने ये गलत फैसला किया कि ये जो मंसूबा अगर लग जाता, पाकिस्तान में जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं उससे 64 प्लांट से ये 60% सस्ती बिजली पैदा करता है और 54 प्लांट से 100% सस्ती बिजली पैदा करता है। इसमें वजारत का क्या रिस्पॉन्स है? देखिए, उन्होंने कहा जी कि ठीक है, हमने इसको मैंने मौक़िफ़ लिया था पावर डिवीजन का भी और इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्ट्री का भी कि जी आपने क्यों ड्रॉप किया। उन्होंने कहा जी ठीक है, हमने ड्रॉप किया। एक तो उन्होंने कंफर्म किया, मान लिया, उन्होंने पिछली की दफा गलत बयानी नहीं की कि ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो उन्होंने मान लिया कि ये हमने ही रोक लिया, बट उन्होंने कहा हमने इसको पॉज किया है, अगर जरूरत पड़ी तो हम इसको दोबारा एक्टिवेट कर लेंगे। दूसरी बात उन्होंने यही कही जी कि जो इस वक्त जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उसमें हम मजीद पावर जनरेशन कैपेसिटी ऐड नहीं कर सकते। इसके बारे में भी दो व्यूज हैं। वर्ल्ड बैंक ये कहता है, हुकूमत का तो ये मौक़िफ़ है ना कि हमारे पास सरप्लस कैपेसिटी इसलिए आइडल कैपेसिटी पेमेंट दे रहे हैं। वर्ल्ड बैंक का ये मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान में जो ये कहते हैं कि 43,000 मेगावाट कैपेसिटी अवेलेबल है, हर वक्त अवेलेबल नहीं होती। समर में कुछ प्लांट्स नहीं चलते, कुछ विंटर्स में नहीं चलते। विंटर में आपके हाइडल की प्लांट नहीं चलते क्योंकि पानी नहीं होता दरियाओं में और नहरों में, दरियाओं में। तो इसलिए ये जो हमारी जो अवेलेबल कैपेसिटी होती है ना और अवेलेबल डिमांड, या जो डिमांड सप्रेस होती है और अवेलेबल कैपेसिटी उतनी नहीं होती जितनी कही जाती है। तो अब फैसला हुकूमत ने करना था, कर लिया, लेकिन लग ये रहा है कि इसमें थर्मल जो लॉबी है उसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है। और ये फॉसिल फ्यूल लॉबी जो है ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में इनका बड़े स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट हैं और जाहिर है कि फिर इनकी लॉबी बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है। यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात में ना सिर्फ कशीदगी बरकरार है बल्कि अब तो सरहद के ऊपर दोनों मुल्कों के दरमियान गुज़श्ता 48-24 घंटों में फायरिंग का तबादला भी हुआ है। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ये हफ्ता पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात की बात करें तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। अदरवाइज भी रिलेशनशिप जो है दोनों मुल्कों के दरमियान काफ़ी कशीदा हैं। 2-3 बड़े वाक़यात इस हफ्ते हुए। एक तो बिल्कुल इस हफ्ते के आगाज़ में जो अफगानिस्तान की हुकूमत की तरफ से दावा किया गया कि पाकिस्तान ने पक्तिका सूबे के अंदर मैसिव जो है वो बॉम्बिंग की, लेकिन पाकिस्तान ने यह कहा कि अफगानिस्तान का नाम नहीं लिया कि हमने बेस्ड ऑन स्पेसिफिक इंटेलिजेंस सिर्फ बॉर्डर एरियाज में कार्रवाई की थी। फिर कल भी हमने देखा कि दो बयानात, एक तरफ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का क्लियरली अफगान तालिबान को बताया गया कि वो इंतखाब करें कि या पाकिस्तान का इंतखाब करें या फिर TTP के साथ जाएं। फिर जो DG ISPR हैं उनकी तरफ से भी दो टोक ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि अगर इस तरह से अफगानिस्तान से पाकिस्तान की सलामती को ख़तरा रहेगा
तो फिर जो स्टेटस को है दोनों मुल्कों के दरमियान वो बरकरार नहीं रहेगा। और इस बीच कल भी और आज सुबह भी दो ऐसे वाकयात हुए हैं। पाकिस्तानी जो सिक्योरिटी ज़राए हैं उनका दावा है कि कुछ जो टीटीपी के दहशतगर्द हैं उन्होंने कुरम और शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके में जो अफगानिस्तान हुकूमत की चेक पोस्ट हैं उनके ज़रिए पाकिस्तान में इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश की। रात को भी उनकी जो ये कोशिश है नाकाम बनाया गया। आज सुबह फिर उन्होंने अटेम्प्ट की, पाकिस्तान ने फिर जवाबी कार्रवाई की, जिसके नतीजे में कहा जा रहा है कि वहाँ दूसरी साइड पर काफ़ी जानी नुकसान हुआ है। तो क्लियरली लगता यह है कि जो टेंशन है दोनों मुल्कों के दरमियान बढ़ रही है और जो एक एक्सपेक्टेशन आप कह सकते हैं कि थी कि जो हमने जिक्र किया कि सारे अरसे में इस हफ्ते हमने ये भी देखा कि एक तवील अरसे के बाद पाकिस्तान के एक वफ्द जो है वो अफगानिस्तान के दौरे पर गया। एम्बेसडर मोहम्मद सादिक की वहाँ पर मुलाकातें भी हुई और उससे शायद ये उम्मीद हो चली थी कि दोनों मुल्कों के दरमियान में भी कोई रास्ता निकल आए, टेंशन उसमें कम हो, लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी लग ये रहा है कि चीज़ें जो हैं वो एस्केलेट कर रही हैं। क्या वजह है कि आपको लग रहा है कि ये जो उनकी तरफ से जो दोनों लेटेस्ट अटेम्प्ट्स हुई हैं उसका बैकग्राउंड जो है वो रिटेलिएशन तो नहीं है जो पाकिस्तान की तरफ से वहाँ पे बम्बार्डमेंट हुई और उसमें लोग मारे भी गए हैं, तो क्या ये एक जो एक अटैक था बॉर्डर के ऊपर ये अफगान गवर्नमेंट की तरफ से था या अफगान गवर्नमेंट उसमें ऐसा ऑफिशियल उसका कोई पोजीशन थी? ये एक प्राइवेट जिस तरीके से पहले एक एक्टिविटी होती है नॉन स्टेट एक्टिविटी जिसमें टीटीपी के लोग इन्वॉल्व थे वो थे? देखें, जो खबरें आ रही हैं, जो हमारे ज़राए दावा कर रहे हैं वो तो ये कह रहे हैं कि ये जॉइंट एक ऑपरेशन था, उसमें अफगान तालिबान भी शामिल थे और वो फैसिलिटेट कर रहे थे क्योंकि जिस जगह से वो इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश कर रहे थे वो अफगान जो फोर्सेज है उनकी चेक पोस्ट थी। तो इसमें बिल्कुल ये रद्दअमल हो सकता है अफगानिस्तान हुकूमत की तरफ से जो पाकिस्तान ने रिपोर्टेडली वहाँ पर कार्रवाई की है, क्योंकि डोमेस्टिकली उन पर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है क्योंकि अफगान तालिबान अपने आप को तो वो बताते ना कि हम बहुत बड़े जंगजू हैं, हमने आलमी ताकतों को शिकस्त दी है। और जब पाकिस्तान की तरफ से अगर इस तरह की कार्रवाई की जाती है तो एट टाइम्स जो अपने उनके डोमेस्टिक ऑडियंस है उनको भी कन्विंस करने के लिए सम टाइम फिर इस तरह की वो कार्रवाइयाँ करते हैं। और उनके अगर मुख्तलिफ जो क़यादत है उनके बयानात भी देखें तो उसमें पाकिस्तान को धमकियाँ भी वो दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं लेकिन अगर आप हमारे से लड़ाई करना चाहते हैं तो फिर आपके साथ लड़ाई हमारी मिसाइलों से नहीं होगी बल्कि फिर हम 1-to-1 आपके साथ आके लड़ेंगे। तो वो तमाम जो उनके बयानात हैं बेसिकली अपने जो अवाम हैं उनको भी थोड़ा सेटिस्फाई करना है। अब इसमें एक और जो खबर शेयर भी करनी है, जैसे मैंने जिक्र किया एम्बेसडर मोहम्मद सादिक ने जो विज़िट किया है अफगानिस्तान का, इम्पॉर्टेंट विज़िट था लेकिन उसकी नज़र हो गया कि जो दोनों मुल्कों के दरमियान जो टेंशन बढ़ी। जो ज़राए ने मुझे बताया कि दोनों मुल्कों के दरमियान उस विज़िट में काफ़ी कुछ डेवलपमेंट्स हुई थी। उसमें एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी कि अभी एम्बेसडर मोहम्मद सादिक गए थे तो दोनों मुल्कों ने ये फैसला किया कि जो दोनों मुल्कों के दरमियान हाई लेवल एक्सचेंजेस हैं उसको बढ़ाया जाए। और जो मुझे ज़राए ने बताया कि जनवरी से दोनों मुल्कों के आला सतही जो वफ्द हैं, मिनिस्ट्रियल लेवल जो डेलीगेशन है, उन विजिट्स का आगाज़ होगा। लेकिन जो पाकिस्तान की तरफ से रिपोर्टेडली कार्रवाई की गई, मैं रिपोर्टेडली इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान सरकारी सतह पर तस्दीक नहीं कर रहा कि हमने अफगानिस्तान के अंदर जाके कार्रवाई की है। उसके बाद अब ये जो मामला है वो खटाई में पड़ गया है। जो मुझे ज़राए ने बताया है कोशिश है कि उसको रिवाइव किया जाए। कुछ ऐसे अग्रीमेंट्स ट्रांजिट ट्रेड के हवाले से, कुछ ट्रेड के हवाले से चीज़ें जो हैं वो उस पर भी पेशरफ्त हुई है। लेकिन क्योंकि ये जो इस हफ्ते डेवलपमेंट हुई उसके बाद चीज़ें जो हैं वो थोड़ा सा अब बैक स्टेज पे चली गई हैं। कोशिश बहरहाल पाकिस्तान की यही है कि किसी तरीके से इस मामले को हल किया जाए। ये भी मुझे ज़राए ने बताया कि पाकिस्तानी वफ्द जो गया था, जो अफगान तालिबान है वहाँ पर वो कस्में उठाते हैं, वो कहते हैं कि देखें हम बिल्कुल टीटीपी को सपोर्ट उस तरह से नहीं कर रहे, हम उनसे नहीं कह रहे कि वो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई जाके करें। लेकिन जो पाकिस्तान कुछ जो काउंटर जब क्वेश्चंस किए कि ये जो लेटेस्ट वेपन्स हैं जो अमेरिकन छोड़ के गए थे वो तो सिर्फ आपके पास थे, ये टीटीपी वाले सारे तो ज़्यादातर जेलों में बंद थे, तो वो उनके हाथ कैसे लगे हैं? जैसे नाइट विजन गॉगल्स हैं, इस तरह के जो स्नाइपर्स जिससे शॉट किए जाते हैं। तो जो ज़राए ने मुझे बताया कि उस पर फिर अफगान तालिबान का जो है वो कोई उस तरह से जवाब नहीं है। तो शहबाज ये भी पता चला है कि विद इन दी अफगानिस्तान भी जो है ना, मैंने कहा आखिर अफगान तालिबान को क्या फ़ायदा है एक ऐसे ग्रुप को सपोर्ट करके कि आप पूरे एक इम्पॉर्टेंट नेबर के साथ आप अपने ताल्लुकात एट स्टेक लगा दें। तो उन्होंने कहा कि अभी भी वहाँ पर डिवीज़न है। जो लोग एज अ स्टेट्समैन के तौर पर सोचते हैं वो तो कहते हैं कि ये एक मलेशिया फोर्स है, इसको हम ख़त्म करें। लेकिन जो कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं वो अभी भी कहते हैं क्योंकि उन्होंने हमारा साथ दिया था तो
और फिर एक और ये भी कहते हैं कि अब क्योंकि टीटीपी की वहां पर इतनी ताकत भी बढ़ गई है तो वो एक प्रेशर ग्रुप भी बन गया है। लेकिन कामरान, इस पे ये जो भी कोई एक ऑफिशियल रिएक्शन आया अफगानिस्तान गवर्नमेंट का, ये जो कल वाला वाकया है, या ये अभी तक जो भी खबरें आ रही हैं वो जराए से आ रही हैं? नहीं, अब जो रिएक्शन कौन सा ये जो अभी कल वाला वाकया हुआ है, ये बॉर्डर नहीं, उस पर तो दोनों तरफ से कोई रिएक्शन नहीं है, ना पाकिस्तान की गवर्नमेंट कुछ कह रही है ना अफगानिस्तान की तरफ से। अभी तक जब हम ये बात कर रहे हैं कि ये जो क्लैशेस हो बॉर्डर्स के ऊपर, कोई रद्द अमल सामने नहीं आया, बट टेंशन जो है वो दोनों मुल्कों के दरमियान एग्जिस्ट कर रही है। और ये पाकिस्तान की बिल्कुल भी तवक्को नहीं थी। जब अफगान तालिबान दोबारा इक़्तिदार में आए थे, हमारा यही ख्याल था कि ताल्लुकात भी बेहतर होंगे, सिक्योरिटी के जो मामलात हैं वो भी बेहतर होंगे, लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी हालात जो हैं वो बद से बदतरीन होते जा रहे हैं। प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।